नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का भारतम पीसीएस एकेडमी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यूपी पीसीएस 2026 के लिए हम अलग अलग विषयों का पीवाईक्यू आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। एंड इन द सेम सीरीज, उसी श्रृंखला में आज हम ज्योग्राफी यानी भूगोल के प्रश्नों की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आपको पहले से ही बताया गया है कि हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स, यानी कोई सब्जेक्ट शुरुआत से लेकर के लास्ट तक जो भी टॉपिक्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आते हैं उस सब्जेक्ट के, उस प्रत्येक टॉपिक के ऊपर सभी आवश्यक पीवाईक्यूज और संभावित प्रश्न जो नए बन सकते हैं वो आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। उसी श्रृंखला में मैं रामेंद्र मिश्रा आज आपके समक्ष ज्योग्राफी के प्रश्नों को शुरू करने वाला हूं। पहला जो हमारा आज का टॉपिक होगा, एज यू ऑल नो, की शुरुआत होती है भूगोल से, यानी कि भूगोल के टॉपिक यूनिवर्स से, यानी कि ब्रह्मांड से। आप में से बहुतों को लगेगा कि बहुत बेसिक टॉपिक है। यस, इट्स वेरी बेसिक टॉपिक, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टॉपिक बेसिक हो या नहीं, सवाल तो उसमें से आते ही हैं और कुछ चीजें इसी बहाने फटाफट से क्विक एक रिमाइंडर भी हो जाती है। इसलिए हम इस टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ब्रीफ इंट्रो देता हूं आपको। आप सबने सुना होगा कि आज से 13.5 अरब वर्ष पहले, 13.6 बिलियन ईयर्स अगो, एक घटना हुई जिसको हम कहते हैं बिग बैंग। उससे पहले, जिसको हम क्रिएशन, सृष्टि कहते हैं, कुछ नहीं था। एकमात्र छोटा डॉट बिंदु था जिस पर सारा पदार्थ और ऊर्जा, ऑल द मैटर्स एंड एनर्जी, वो कंसंट्रेटेड थे। उस एक बिंदु के अंदर, उस एक तत्व के अंदर एक विस्फोट होता है। इसको क्या कहा गया? बिग बैंग, महाविस्फोट। क्यों? क्योंकि उस एक विस्फोट से विस्फोटों की श्रृंखला शुरू हुई और उसके बाद हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, यूनिवर्स। उसके अंदर गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, आकाश गंगाएं बनी, उसके अंदर तारे बने, ग्रह बने, उपग्रह बने, क्षुद्र ग्रह बने। तो अभी हम उसी ब्रह्मांड के संबंध में बहुत बेसिक सवालों की चर्चा सोलर सिस्टम की और उस सब की करने वाले हैं। ठीक है, छोटी छोटी क्लासेज हमारी हुआ करेंगी, 10-10, 15-15 सवालों की, 25-30, 35 मिनट की क्लासेज होंगी। पर्पज है सवालों के माध्यम से ही आपका पूरा सिलेबस कवर कर देना। ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल जो ये पहले ही आ चुका है, यहाँ सवाल हमने पीछे से लेकर के आगे तक, आपको सवाल 20 साल पहले के भी मिलेंगे और 2022, 23, 24, 25 के भी मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सवाल है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक है, अब सबको पता सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो कोई इसमें मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। जो हमारे 8 ग्रह हैं सौर परिवार में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, उसमें सबसे छोटा ग्रह 8 ग्रहों के अंदर कौन सा है? ठीक है, एज यू ऑल नो, मरकरी। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एट दैट टाइम जब ये सवाल पूछा गया था तब इसका उत्तर प्लूटो दिया गया था। ठीक है, क्योंकि तब हम 9 ग्रह हैं ऐसा मानते थे, एट दैट टाइम 9 प्लैनेट्स, लेकिन बाद में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट, बौना ग्रह कह दिया गया। क्यों? क्योंकि प्लूटो ग्रहों की विशेषता क्या होती है कि सभी ग्रह एक निश्चित कक्षा या ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जिस रास्ते पर घूमते हैं उसको ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। लेकिन प्लूटो के साथ समस्या क्या थी कि उसका रास्ता भटकता रहता था, एक ही रूट पर नहीं चलता था वो, इसलिए बाद में कहा कि वो ड्वार्फ प्लैनेट, बौना ग्रह है। ठीक है, तो अब चूंकि प्लूटो ऑप्शन में नहीं रह गया, अगला ऑप्शन रह जाता है बुध। इसका एक सिंपल तरीका और भी है कि सामान्यतः जो सूर्य है हमारा सन है, सन से जब हम बाहर जाना शुरू करते हैं तो ग्रह छोटे होते चले जाते हैं। बृहस्पति एक अलग उसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया भाई हमारा बुध। ठीक है, 2006 से ये, उससे पहले प्लूटो कहते थे। अब ध्यान रखना, प्लूटो क्या हो गया? बौना ग्रह, अ डॉर्फ प्लैनेट। प्रश्न क्रमांक 2, ये मैंने एक बेसिक जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, वो आपके सामने लगा दी है। सोलर सिस्टम की अगर बहुत ब्रीफ परिभाषा करनी हो तो सूर्य जो एक तारा है, उसके ग्रेविटेशन या आकर्षण या खिंचाव के कारण उसके आसपास जो खगोलीय पिंड, हेवनली बॉडी जिसकी परिक्रमा करते हैं, वो सब सोलर सिस्टम, सौर मंडल कहलाते हैं। आई रिपीट, सूर्य क्या है? एक तारा है, एक स्टार है। ठीक है, स्टार बहुत बड़ा होता है, उसकी पावर ज्यादा होती है, उसका ग्रेविटेशनल पुल, खिंचाव ज्यादा होता है। तो जो भी
इसके ग्रेविटेशन के कारण इसके चारों तरफ इसकी चक्कर लगा रहे हैं। कौन? खगोलीय पिंड, हेवनली बॉडीज, वो सब सौरमंडल का पार्ट है। इसमें ग्रह भी हैं, प्लैनेट्स भी हैं, उपग्रह भी हैं, सैटेलाइट्स भी हैं, चंद्रमा, टाइटन आदि, क्षुद्र ग्रह भी हैं, एस्टेरॉइड्स भी हैं और तमाम तरह के छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के खगोलीय पिंड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम साइज के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा साइज किसका है भाई? जुपिटर का है। बृहस्पति, उससे छोटा हमको दिखाई दे रहा है शनि, सैटर्न, उससे छोटा हमको दिख रहा है नेपच्यून, अरुण, उससे छोटा हमको दिख रहा है यूरेनस, वरुण, उससे छोटा है हमारी अपनी मदर अर्थ पृथ्वी, देन वीनस, शुक्र, मार्स, मंगल, मरकरी, शुक्र। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे ग्रहों का क्रम है। प्लूटो अब ग्रह बचा नहीं है, पहले हुआ करता था। ठीक है, चलिए अब इसको आपको दोनों क्रम में याद रखना है, बड़े से छोटे के क्रम में और छोटे से बड़े के क्रम में। ठीक है, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए ठीक है, छोटे से बड़े में चलेंगे तो हमको इजिली यहाँ पर पता लग जाएगा। बुध, चंद्र, मंगल, शुक्र, इस प्रकार हम यहाँ पर चल रहे हैं, पृथ्वी, अरुण, वरुण, ऐसे करके। ठीक है, ये जो क्रम है उनका वो ये क्रम है। ये तो मैंने आपको बताया है सूर्य से छोटे और बड़े ग्रहों के, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम किस तरह से है वो आपको चित्र में दिख रहा है। तो केंद्र में, सबके सेंटर में, सोलर सिस्टम के केंद्र में कौन है? सूर्य, जो एक तारा है, सन विच इज अ स्टार। ठीक है, और उसका जो चक्कर लगा रहे हैं, ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये क्या है? ऑर्बिट है, कक्षाएं हैं, जिस पर कोई भी चीज का चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये हमारे 8 ग्रह हैं। सबसे पहले के 4 ग्रह हो गए मरकरी, बुध, वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मंगल या मार्स। ठीक है, फिर बीच में यहाँ पर एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह पेटी है, लाखों की संख्या में छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े, छोटे मतलब 2, 4, 6, 10 किलोमीटर के चट्टानी टुकड़े, इनको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में फैले हुए हैं। उसके बाद फिर 4 बड़े ग्रह हैं। यहीं पर एक छोटी जानकारी के लिए केवल, जो ये शुरुआती 4 ग्रह हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सूर्य के पास है, ध्यान रखिएगा। इन्हीं के लिए एक और नाम भी चलता है। ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के जैसे ग्रह हैं ये। ठीक है, तो ये पार्थिव ग्रह भी कहलाते हैं। ठीक है, जबकि जो ये बाहर वाले 4 ग्रह हैं, इनको हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, बाह्य ग्रह, क्योंकि सूर्य से बाहर की तरफ है, यानी कि उसके अधिक दूरी पर है। इन्हीं को हम लोग जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बृहस्पति की तरह है। तो ये बेसिक बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्नों पर हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है वो है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? अब यहाँ पर पृथ्वी के है, वहां पर सूर्य के था, क्योंकि सूर्य हमारा तारा है, पृथ्वी पे हम रहते हैं, तो उसके इर्द गिर्द ही सवाल बन रहे होते हैं। ठीक है, तो हमको ध्यान में आ गया पृथ्वी के निकट कौन है। बिल्कुल ठीक बात है, शुक्र ग्रह है, वो हमारे पड़ोस में है। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसका पारंपरिक उत्तर शुक्र है, लेकिन जब ये घूम रहे होते हैं तो पास कौन आ जाता है हमारे? कई बार बुध भी आ जाता है पास। अब आप बोलोगे सर इस इमेज में तो यहाँ बुध है, यहाँ शुक्र है, यहाँ पृथ्वी है, तो यस इट्स ट्रू। इसके हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी के पास कौन है? शुक्र है। लेकिन ब्रह्मांड के अंदर इस प्रकार ये 1D इमेज नहीं है। वहां पर तो क्या है, ये बीच में सूर्य है, सब इसका चक्कर ऐसे ऐसे लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं, उस दौरान चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के बहुत बार पास कौन आ जाता है? मरकरी, बुध। ठीक है, लेकिन पारंपरिक उत्तर हमें क्या देना होगा उसका भाई? शुक्र ही देना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अब यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा है इसने कि 4 यहाँ पर अलग अलग चीजें बता रखी हैं और उनके उदाहरण दे रखे हैं। ग्रह, प्लैनेट, उपग्रह, सैटेलाइट, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हमको मैच करना है इसमें से ग्रह कौन सा है, उपग्रह कौन सा है। आसान है। ठीक है, अगर आपको 2 भी उत्तर पता होंगे तो पूरी संभावना है कि आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे ग्रह कौन सा है, इसमें से यूरेनस ग्रह है।
है ना। 8 ग्रह हैं, उसमें से एक है यूरेनस यानी कि अरुण। यूरेनस और नेपच्यून को हम अरुण और वरुण कहते हैं, ठीक है। उपग्रह कौन सा है हमको दिख ही रहा है भाई, इसमें चंद्रमा उपग्रह है। अब यहाँ खाली उपग्रह लिखा है तो उसका मतलब ये है नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहा है वो, टाइटन या मून, इसकी बात। क्षुद्र ग्रह कौन सा है, अब कईयों को क्षुद्र ग्रह और आर्टिफिशियल में कंफ्यूजन होने की संभावना हो सकती है। तो मैरिनर क्या है, मैरिनर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, यानी कि ऐसे उपग्रह जो हम बना करके भेजते हैं पृथ्वी से, नासा भेजता है, इसरो भेजता है। और हेली क्या है, हेली एक एस्टेरॉइड है। कई जगह आपने कॉमेट पढ़ लिया होगा इसके बारे में, तो जब वहां पे जो विकल्प है उसके हिसाब से हमको यूज करना होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए का क्या हो गया 2, ए का 2 दिख रहा है कहां पर, यहां पर दिख रहा है। अब जैसे ही हमने ये देखा कि भाई ए का सही उत्तर 2 है, तो जहां पर 2 नहीं है वो दोनों ऑप्शन अपने आप खारिज हो गए। अब हमको ए या डी में से देखना है। फिर हमने बी का देखा, बी का क्या है 1, बी का 1, बी का 1 दोनों जगह है। फिर हमने सी का देखा, सी का हमको पता लग गया कि 4 है, ठीक है। तो ये ए वाला सही हो गया, ये गलत हो गया। अगर आपको 4 में से 2 विकल्प भी है तो बहुत बड़ी संभावना है कि आप उस प्रश्न का हल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने आ गया। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई जो तारे हैं, ठीक है, स्टार्स हैं, so what is the limiting mass beyond which star cannot remain stable under its own gravitational effects, यानी वो द्रव्यमान सीमा क्या है, वो लिमिट क्या है जिसके बाद तारा अपने गुरुत्व के कारण स्थिर नहीं रह सकता। गुरुत्व यानी उसका भार कह लीजिए, ग्रेविटेशनल पुल कह लीजिए, ठीक है। तो वो लिमिट क्या है, वो लिमिट है चंद्रशेखर लिमिट। एक हमारे भारत के ही वैज्ञानिक हुए चंद्रशेखर साहब, तो उन्होंने बताया कि जो तारा सूर्य है हमारा, उसका जो द्रव्यमान है उससे ज्यादा जब द्रव्यमान किसी तारे का हो जाता है, मास उससे ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है कि वो स्टेबल नहीं रह पाता है, फिर बाद में वही कन्वर्ट होता है ब्लैक होल में। एक टॉपिक होगा हम आगे पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, तारों का जीवन चक्र। तो उसमें जिस तारे का द्रव्यमान मास ऑफ सन या सूर्य के बराबर है, द्रव्यमान मास, वो तो स्थिर रहेगा, व्हाइट होल बन जाता है, ठीक है, या व्हाइट स्टार बन जाता है बाद में उसकी मृत्यु के बाद। तारे भी बनते हैं, बड़े होते हैं और मृत्यु होती है, ठीक है। जिस तारे का द्रव्यमान इससे अधिक है वही तारा बाद में क्या बन जाता है, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने बहुत खूबसूरत फिल्म देखी होगी इंटरस्टेलर, उसमें इन सब विषयों को बहुत बढ़िया से फिल्माया गया है। बेसिकली उसमें वो व्यक्ति एक ब्लैक होल में ही जा रहा होता है, ब्लैक होल, वर्म होल, उस सब की चर्चा किसी और वीडियो में, बहुत शानदार टॉपिक है वो, ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट ध्यान रखिएगा। व्हाइट ड्वार्फ यानी कि इसके बाद वो तारे सफेद बौने तारे बन जाते हैं, जो उससे ज्यादा होते हैं ब्लैक होल बन जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस खगोलीय पिंड पर, यानी सेलेस्टियल बॉडी, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है उसके लिए हम शब्द क्या प्रयोग करते हैं, खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडी, या कई बार एक और शब्द हमको लिखा मिलता है हेवनली बॉडी, है ना। कोई भी तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब क्या कहलाएंगे, हेवनली बॉडी, ठीक है। तो कोई भी जो खगोलीय पिंड है उस पर पृथ्वी के अतिरिक्त जीवन की संभावना कहाँ मानी गई है, क्योंकि वहां का वातावरण जीवन के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल है, ठीक है। आप सबको पता होगा कहाँ पर मानी गई है भाई, मंगल पर मानी गई है ना। क्योंकि वहां पर भी देखो, जीने के लिए बेसिक हमको 2 चीज चाहिए, एक सांस लेने के लिए ऑक्सीजन या कोई भी ऐसी गैस जो हमको जिंदा रख सके, और दूसरा वाटर। अगर ये 2 चीज नहीं है तो वहां पर जीवन की संभावना नहीं है। अच्छा, इस विकल्प में यहाँ पर क्या दे रखा है उसने, यूरोपा। अब यूरोपा क्या है, यूरोपा बृहस्पति का एक उपग्रह है ना। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, कौन सा, चंद्रमा। लेकिन जैसे जैसे हम उसके बाहर जाना शुरू करते हैं तो उसके बाद एक ही ग्रह के एक से अधिक उपग्रह भी हो सकते हैं। शनि के तो उपग्रह 70+ पाए जा चुके हैं अब तक, ठीक है। तो यूरोपा एक उपग्रह है। तो वहां पर क्या है, इसकी बर्फीली सतह के नीचे तरल जल का महासागर होने की संभावना है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6। अब ये एक मानव निर्मित अंतरिक्ष यान, स्पेस क्राफ्ट के बारे में है। तो जो मैगलन नाम का अंतरिक्ष यान था, ये किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। जब भी हम कोई अंतरिक्ष यान भेजते हैं
चाहे वो किसी भी देश की एजेंसी हो, भारत की इसरो हो या अमेरिका की नासा हो या यूरोप्स की ईआई हो, यूरोपियन एजेंसी हो, है ना। तो उनका उद्देश्य होता है कि भाई ये किस चीज के अध्ययन के लिए जा रहा है। तो जो मैगलन गया था, मैगलन किसके अध्ययन के लिए गया था? वीनस या शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए गया था। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के दिन की अवधि तथा उसके अक्ष का झुकाव, किस ग्रह का झुकाव लगभग पृथ्वी के समान है? ड्यूरेशन ऑफ डे एंड एक्सियल टिल्ट ऑफ प्लैनेट्स। अब इसको थोड़ा प्रश्न समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी ग्रह जब अपनी धुरी पर यानी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा कर लेता है उसको हम दिन और रात कहते हैं। यानी पृथ्वी जब धुरी पर पूरा एक चक्कर पूरा कर लेती है, जो 24 घंटे में करती है, 23 घंटे कुछ मिनट में, तो दिन और रात होता है, ठीक है, दिन और रात की अवधि। साथ ही अपने अक्ष पर उसका झुकाव कितना है, इस मामले में कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के ही समान है, ये प्रश्न पूछा गया। वहीं पर जब कोई ग्रह अगर सूर्य का चक्कर पूरा कर ले तो वो उस ग्रह का वर्ष कहलाता है। अलग अलग ग्रह अपनी धुरी पर भी घूमने का और सूर्य का चक्कर पूरा करने का समय अलग अलग लेते हैं। यानी अलग अलग ग्रहों पर दिन और रात सब जगह 24 घंटे का नहीं होगा, सब जगह 365 दिन का ही साल नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो वही उसने पूछा है, अर्थ के जैसा ही कौन है? तो हम क्या कह देंगे? मंगल, मार्स हमारे बगल में ही है, ठीक है। वो भी लगभग 24 घंटे 37 मिनट में ये काम पूरा करता है। हम ये काम लगभग 23 घंटे और 56-57 मिनट में करते हैं। उसका भी जो अक्षीय झुकाव है, टिल्ट है अपने एक्सिस पर, वो कितना है? 25.2 डिग्री सेल्सियस। और हमारी पृथ्वी का कितना है? 23.5 डिग्री। तो लगभग हमारे आसपास है वो, ठीक है। इस मामले में मंगल सेम है। अगला, आकाश गंगा मिल्की वे किस प्रकार की आकाश गंगा है? ठीक है। अब देखिए, आकाश गंगाएं कई प्रकार की होती हैं। हमारे ब्रह्मांड के अंदर लाखों आकाश गंगाएं हैं। प्रत्येक आकाश गंगा के अंदर लाखों तारे हैं। तो सूर्य जैसा केवल एक तारा नहीं है, सूर्य जैसे लाखों तारे हैं, यानी लाखों सूर्य ब्रह्मांड के अंदर हैं। अभी तो खाली अपने वाले को ही जानते हैं, ठीक है। तो इनके प्रकार कई सारे होते हैं। एक तो होता है इलिप्टिकल, अंडाकार। अंडाकार आप लोग समझते ही हैं, इस प्रकार का हो गया। एक होता है सर्पिल, स्पाइरल, जैसे कॉइल होती है, आप लोगों ने मॉर्टिन की कॉइल देखी होगी, है ना, ये हो गया सर्पिल या स्पाइरल। फिर एक होता है इररेगुलर, इसका कोई शेप डिसाइड नहीं होता, ठीक है। जैसे एक डिस्क जैसा भी होता है, जैसे जो हमारी है, इसमें क्या होता है, इसकी अलग अलग ऐसे भुजाएं निकली हुई हैं। अगली क्लास में आपको ये फोटो भी दिखा देंगे हमारे आकाश गंगा की, ठीक है। तो ऐसी भुजाएं भी निकली हुई हैं, ठीक है। ऐसे ही गोलाकार यानी स्फेयर। तो कई प्रकार की आकाश गंगाएं हो सकती हैं। हमारी पृथ्वी किस प्रकार की है? तो भैया हमारी पृथ्वी किस प्रकार की है? सर्पिल आकार की है, स्पाइरल शेप की आकाश गंगा है, जिसको हम दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। आकाश गंगा क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। तो जो हमारी आकाश गंगा है मिल्की वे, इसके अंदर सूर्य जैसे लाखों तारे हैं। उसमें भी एक भुजा पर, क्योंकि मैंने बताया ना अभी, सर्किल आकाश गंगा की बहुत सारी भुजाएं होंगी, आर्म्स होंगी, कॉइल्स, ठीक है। तो उसके एक भुजा पर एक तारा सूर्य भी है, और सूर्य भी अपनी इस आकाश गंगा के सेंटर की परिक्रमा कर रहा है। यानी हर छोटी हेवनली बॉडी अपने से बड़ी हेवनली बॉडी की क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। इस प्रकार पूरा ब्रह्मांड कंटिन्यूअसली मूविंग फेज में है। इसीलिए भैया लगातार मूविंग फेज में रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। पृथ्वी भी चल रही है, सूर्य भी चल रहा है, तारे भी चल रहे हैं, गैलेक्सी भी चल रही है, हमको भी चलते रहना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following planets takes the shortest time to orbit the sun? यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय कौन लेता है? सीधे सा उसका प्रश्न है, जो सबसे उसके पास है। कौन सबसे पास है भाई? बुध सबसे पास है ना। सूर्य की परिक्रमा जब कोई ग्रह एक पूरी करता है, वो उस ग्रह का एक वर्ष कहलाता है। पृथ्वी ये काम 365 दिन और कुछ घंटों में कर रही है, तो वो हमारा एक वर्ष हो गया। बुध यही काम 88 दिन में करता है। यानी अगर हम में से कोई बुध ग्रह पर रहेगा, तो जितने में यहाँ पे हम पृथ्वी पर 1 साल के होते, वहां पर हम 4 साल के हो जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा। क्योंकि वहां पर 88 दिनों का एक वर्ष 1 साल हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल पास में ही है।
उसका जो घूमने का रूट है वो छोटा है। और 10वां प्रश्न जो हमारा है वो क्या कह रहा है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, व्हाट इज द मेन सोर्स टू द एनर्जी ऑफ द सन। सूर्य को, क्योंकि सूर्य लगातार 24 घंटा, हम कह देते हैं सूर्यास्त हो गया है या सूर्योदय हो गया है, जो एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। सूर्य ना उदय होता है ना अस्त होता है, वो तो एक जगह पर लगातार प्रकाश दे रहा है। जब वो पृथ्वी हमारे सामने होता है तो हमको वो दिन दिखाई देता है, जब वो हमारे पीछे है तो हमारे लिए वो रात होती है। ठीक है, तो लगातार प्रकाश दे कैसे रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे क्या कारण है, तो एक प्रक्रिया होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन। इस प्रोसेस से क्या हो रहा है, सूर्य को ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब ध्यान रखिएगा, फ्यूजन और फिजन ये दो प्रक्रियाएं हैं। होता क्या है इन दो प्रक्रियाओं में, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग और भी विज्ञान की चीजों में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है फ्यूजन और फिजन, इसको समझ लीजिए, फिर हम बात कर देंगे उत्तर की। ठीक है, सूर्य के केंद्र में अत्यधिक ताप और दाब, दो चीजें हैं। नंबर 1 टेम्परेचर, सेकंड थिंग इज प्रेशर। ठीक है ना, अत्यधिक ताप और दाब के कारण वहां पर जो हाइड्रोजन है, सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन, और दूसरी चीज उससे बनती है क्या, हीलियम। तो जो हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, नाभिक हैं, यानी दो हाइड्रोजन के अलग अलग नाभिक हैं, दो हाइड्रोजन की अलग अलग जो न्यूक्लाई हैं, वो क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं। ठीक है, और जब वो दोनों आपस में टकराएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो उसके कारण क्या बनता है, हीलियम बनता है। ठीक है, जब ये प्रोसेस होता है, वो दोनों आपस में टकराते हैं, तो वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ये लगभग सभी जीवित चीजों में होती है, इसीलिए हम लोग हर चीज की कार्बन मैपिंग कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे दो हाथ है, अगर हम इसको आपस में भी ऐसे रगड़ते हैं तो यहाँ पे क्या रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई, ऊर्जा मुक्त हुई, हम उस गर्मी को महसूस कर सकते हैं। यस और नो। इसी को आप बहुत लंबे समय तक खूब रगड़ के इसको दूर ले जाइए और पास लाइए, आप उस एनर्जी को फील कर पाएंगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि दो अलग अलग हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जब टकराते हैं तो उससे क्या बनता है, हीलियम गैस बनती है। ठीक है, आपस में मिलना, ये प्रोसेस कहलाता है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। एम आई क्लियर टू ऑल, वेरी गुड। दूसरा प्रोसेस जो ठीक इसका उल्टा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन। इसमें क्या होता है, तो इसमें कोई भी एक चीज है वो एक दूसरे से टूटती है, यानी 1 से 2 बनती है, 2 से 4 बनेगी, 4 से 16 बनेगी, 16 से 64 बनेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जो हमारे एटम बम वगैरह होते हैं वो इस थ्योरी पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई दो नाभिक यहाँ पर मिल रहे हैं तो हीलियम बन रहा है, इससे ऊर्जा विमुक्त हो रही है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, अभी ये मेरे सामने पानी का ग्लास रखा है, अब ये क्या है, इसको हम बोल देंगे H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया तो पानी बन गया। खाली हाइड्रोजन से मैं प्यास नहीं बुझा सकता, खाली ऑक्सीजन से भी नहीं, ऑक्सीजन तो मैं लगातार ले ही रहा हूँ, तो प्यास नहीं बुझेगी। जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बना, H2O बना, तब जाकर ये पानी बना है, तब मैं इसको पी सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक प्रश्नों की भी बात की है। कंटिन्यूसली ऐसे ही जुड़े रहिए, एक के बाद एक हम बहुत छोटी छोटी वीडियोज में आपको अभ्यास कराते रहेंगे, और बहुत जल्दी हम बहुत कम समय के अंदर अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।